हेलो एवरीवन। आज के सेशन में पार्ट थर्ड के आपके टेस्ट होंगे। पार्ट थर्ड में आपको अरिथमेटिक, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स के टोटल 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करिए। मैथ्स मुझे ना पढ़ना पसंद है ना पढ़ाना पसंद है, लेकिन आपके सिलेबस में है इसलिए मैं करा रही हूँ। तो आप कोशिश करिए कि खुद से आप सॉल्व करिए और आंसर करिए। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपीज़ आती है तो इसकी मूल लागत आपको बतानी है। मार्केट प्राइस, यहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट दिया है, 64 रुपीज़ आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो बस बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करनी है। 64 इंटू 100 अपॉन 80, इसको सॉल्व कर दिया आपने। 8 8 जा 64, यानी कितना आएगा? 80 रुपीज़ आएगा। कितना मार्केट प्राइस? 80 रुपीज़। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जिसका भी ऑप्शन बी आंसर आ रहा है बिल्कुल ही सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, पॉज करिए, सॉल्व करना शुरू करिए आप लोग। 9 में से 5 माइनस किया, 9 में से 5 माइनस किया, कितना आया? 4 बचा। 4 में अगर आप 7 को ऐड करेंगे तो 7 8 9 10 11, कितना आया? 11 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए क्या इक्वेशन वही बन रहा है। 6 में से 8 माइनस करके, 6 में से 8 माइनस करके आपको +4 करनी है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आंसर कितना? 2, यानी यहाँ पे 2 दिया हुआ है। इसी तरीके से अब दो इक्वेशन तो बिल्कुल सेम सा बन रहा है। इसका मतलब यही रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा, यही रूल यहाँ पर भी फॉलो होगा, यानी -4 प्लस आपके क्वेश्चन मार्क है इक्वल टू कितना है? 7 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आया? 8 में से 4 माइनस करेंगे, 4 आया। और मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ x दिया हुआ है इक्वल टू 7 दिया हुआ है। 7 में से ये इधर गया, वैल्यू चेंज हो गई, माइनस में चेंज हो गया, यानी 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आया। वैसे मेथड मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया, आप लोगों ने तो तुरंत ही सॉल्व कर लिया होगा। जैसे कि मैंने बताया ना कि मुझे बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, इसलिए मैं मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो 3 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और जितना लंबा मेथड मैं आपको बता रही हूँ या फिर जो भी मैं बताऊँगी वो प्रोसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप कोशिश करें, एग्जामिनेशन में हमेशा कोशिश करना चाहिए कि क्वेश्चन को समझ करके क्वेश्चन में ही अपने आंसर को ढूंढ लें। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है। ठीक है, तो बतानी है आपको कि बच्चे की आयु कितनी है। बच्चे का एज आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? संख्या इंटू औसत आयु जितना है इक्वल टू कुल आयु। 2 वर्ष पहले कितना था? 2 वर्ष पहले आपका 8 सदस्यों का 18 वर्ष थी। 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, यानी संख्या इंटू औसत आयु इक्वल टू टोटल एज, यानी 18 8 जा 144। अब वर्तमान में इसकी आयु पूछ रही है तो 144 प्लस क्या करेंगे आप इसमें? 16, क्योंकि हर एक की उम्र जो है वो 2 वर्ष बढ़ेगी, तो क्या होगा? 160 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, प्रोसेस में काफ़ी लंबा हो जा रहा है। आंसर किसका किसका आ रहा है बस आप बताते चले। क्या पूछ रहा है? बच्चे की आयु कितनी है। तो इसी तरीके से अगर आपसे एक तो आपका निकल गया कितना? 160। अब आपको बतानी है कि बच्चे के जन्म के बाद कितनी। ये तो 2 वर्ष पहले की बात हो रही थी। अब जन्म के बाद अगर आपसे संख्या इंटू औसत आयु इक्वल टू टोटल एज अगर आपसे पूछे तो क्या होगा? 90 इंटू 18 और 18 9 जा 162। तो बच्चे के जन्म के बाद कितना एज हो गया? 162 वर्ष। और बच्चे की उम्र निकालेंगे तो कितना निकला था पहले आपका? जो वर्तमान में कुल कितनी आयु थी उसकी? 160 थी। तो बस 162 पे से 160 को माइनस करेंगे, 2 वर्ष आएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको जो प्रोसेस बताऊँगी वो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए आप खुद से सॉल्व करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। क्वेश्चन है √156.25। सॉल्व करिए आप लोग इसको। पहले तो डेसिमल हटाइए। डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं? अपॉन 100, पॉइंट के बाद जितना ज़ीरो है उतना ज़ीरो लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि 15625 ये किसका स्क्वायर है? ये 125 का स्क्वायर है। स्क्वायर क्यूब ये आपको याद होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका 125 का स्क्वायर है, और नीचे जो आपने लिखा ये किसका स्क्वायर है? ये आपका 10 का स्क्वायर है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है अपॉन 100।
इसको करेंगे आप -361 किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन 100। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 112.4। किसका किसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बहुपद आपके पास दिया हुआ है पी एक्स की वैल्यू x टू द पावर 100 माइनस x टू द पावर 97 प्लस एक्स क्यू। तो आपको बतानी x प्लस 1 से विभाजित करने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो बस क्या करिए, आप x की जगह वैल्यू रख दीजिए, x मान लीजिए -1 है। अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो ये -1 टू द पावर 100, ये हो जाएगा -1 टू द पावर 97। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का पावर तो कुछ नहीं, आपका 1 ही आएगा। 1 + 1 - 1 सॉल्व करेंगे आप तो 1 1 2 में से 1 गया 1। आंसर कितना आया आपका 1। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जिसका भी -1 आ रहा है वो गलत है, 1 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 25 पावर x - 1 = 5 2x - 1 -100 तो x की वैल्यू कितनी होगी। सॉल्व करिए। x की वैल्यू इस तरह के क्वेश्चन में आप 2 मान लिया करिए। x की वैल्यू क्या, 2 मान लीजिए। आप 2 मान करके इसको सॉल्व करिए। 20 पे पावर है x यानी 2 - 1 यानी 1 मतलब 25। इसी तरीके से f5 पे 2 × 2 2 2 = 4 -1 3। 5 पे पावर q यानी 5 का q कितना होता है 125 होता है ना, और -100। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 = 125 - 100 यानी 25, तो 25 = 25 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा आपका, कितनी वैल्यू मानी थी आपने तो इतना आया, 2 वैल्यू मानी थी, यानी आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 1/√2 - √2 किसके बराबर नहीं है, ये आपको बतानी है। इसी तरीके से जहाँ क्वेश्चन अगर नहीं लग जाए क्वेश्चन, वहीं से आपका लेंदी हो जाता है। अब सॉल्व करिए, आप लोग खुद अपना अपना आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, √3 + √2। जिसका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन, 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। ये एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। एक खंबे को पार करने में ये कितना समय लेगी। सॉल्व करिए इसको। पहले तो आपको खंबे को पार करने में चली गई दूरी निकालनी है। उसके बाद पहले आप इसको, रेलगाड़ी की जो चाल है वो दी हुई है आपको 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 उसका मान निकाल देंगे, ठीक है। सॉल्व करिए आप लोग। चली गई दूरी अपॉन रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे, क्योंकि टाइम पूछ रहा है। तो कितना आया 9 सेकेंड आंसर आएगा। ऑप्शन बी जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी विद सोल्यूशन, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। सोल्यूशन से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप बहुत लॉन्ग प्रोसेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। तो अगर आप लोग तैयारी कर ही रहे थे तो आप लोगों ने अच्छे से तैयारी किया होगा, यानी आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा। ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक जो है अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ट्रिक अपने आप हो जाता है, क्रिएट हो जाती है, याद हो जाता है। क्योंकि आप सोचेंगे कि ट्रिक याद रहे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ट्रिक कब याद रहती है, जब उस क्वेश्चन पे आप कई बार प्रैक्टिस किए होंगे, तब जाकर के वो ट्रिक याद रहती है। अगला है, यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है व धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के प्रतिकूल तैरते समय तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए इसको। आंसर आना चाहिए आपका 4 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, रुपये 625 की राशि को 4% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो इसका बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट। सॉल्व करिए। पहले आपको प्राइस कितना दिया हुआ है, टोटल मूलधन जिसको बोलते हैं 625 रुपये दिया हुआ है। कितना है राशि, ब्याज कितनी है 4% है, वर्ष कितना दिया हुआ है
n इक्वल टू 2 दिया है, यानी p इक्वल टू आपका 625 दिया है, r इक्वल टू 4% है, n इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो बस इसको सॉल्व करिए, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, कितना निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। a इक्वल टू आपका हो जाएगा p अंदर 1 प्लस r अपॉन 100। वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर आनी चाहिए आपकी 51 रुपये। कितना? 51 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, पहले आपका ए आएगा 3676, उसके बाद अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो a माइनस पी, यानी 676 माइनस कितना 625 माइनस करेंगे आप, कितना होगा 51। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं को 4 गुना कर दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है नहीं, 10th के बाद मैंने मैथ्स पढ़ा ही नहीं। इनफैक्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैथ्स पढ़ना, सिर्फ आप लोगों के सिलेबस में है और आप लोगों ने कहा था, इसलिए मैं लेके आई हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, तो बस आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेकर के मैं आई हूँ। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं को 4 गुना कर दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, बताइए। प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए आपका 1500%, 1500%, जिसका भी ऑप्शन ये आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, √12 प्लस √18 ब्रैकेट में 2√3 प्लस 2√2 से कितना अधिक है, सॉल्व करिए। ये तो काफ़ी सिंपल है, 2√3 प्लस 3 करेंगे 2 माइनस आपका 2√3 प्लस 2√2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा 2√3 से, क्यों? क्योंकि माइनस है वो प्लस है, तो कितना आया, इधर से 3 माइनस करेंगे 2 से तो 1, √2 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? कभी परिमेय संख्या, कभी अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? इनमें से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है, सॉल्व करिए। अपरिमेय संख्या कौन सी है? आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन डी 0.41401400140014 इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि ये जो संख्या होती है वो अनंत तक जा रही होती है, इनमें संख्या लगातार अलग क्रम में बढ़ता जा रहा है। अगला बहुपद 4x⁴ प्लस 0x⁴ प्लस 0x⁵ प्लस 5x प्लस 7 की घात ज्ञात कीजिए, सॉल्व करिए इसको। आपके यहाँ पे बहुपद में x⁵ के कारण ये जो घात है क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 के कारण ये घात क्या हो जाएगा, 5 हो सकता है, लेकिन इसका जो गुणांक है आप देख रहे हैं ये 0 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, जिसका भी ऑप्शन ए आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। बाकी आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन, यदि 2 0 रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का हल है तो k की वैल्यू, k क्या है, k की वैल्यू आपको निकालनी है, सॉल्व करिए इसको। 2 0 है, x इक्वल टू मान लीजिए 2 है, y इक्वल टू मान लीजिए 0 है, सॉल्व करिए इसको। 2x प्लस 3y इक्वल टू k, k क्या है, नियतांक है, तो इसको सॉल्व करिए। x की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, y की 2 दी हुई है, 0 दी हुई है, यानी 2 × 2 प्लस 3 × 0, 2 2 ज़ा 4 प्लस किसी भी संख्या का 0 से अगर गुणा करेंगे तो वो 0 ही आएगा, यानी क्या हो जाएगा, 4 आंसर आएगा। k की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ऑप्शन ए इक्वल टू राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसका भी ऑप्शन में ए आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। 3 व 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर संपाती यानी परस्पर मिलेगी, संपाती होगी, सॉल्व करिए। आंसर होगा 3 बजकर कितना 16 4/11 मिनट।
नेक्स्ट 1471369 का वर्गमूल आपको ज्ञात करनी है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आप क्या कर रहे होंगे, एलसीएम करेंगे इसका, या वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है, ऐसे निकालते हैं ना, 1471369। सॉल्व करते रहिए आप लोग, बस मैं आंसर ही बताऊंगी, सॉल्व करके आपको नहीं दिखा रही हूँ। 69। सबसे पहले छोटी वैल्यू को लेते हैं, यानी 1 से 1, मतलब जो भी वैल्यू लीजिए वो कट जानी चाहिए पूरी। 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, और जितना ऊपर होता है उसी से नीचे को भी ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो 1 1 2, फिर इस तरीके से 2 से करेंगे 2 2 जा 4, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी 1213। किसका वर्गमूल है ये है 1213 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4√3, 3√2 व 6√5 को अवरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। किसको 4, 3 और 6 को, ना कि आप 3, 2 और 5 को करेंगे, 4, 3 और 6 को करेंगे। 4√3, पहले तो आपको इसका एलसीएम लेना होगा, आप सभी को मालूम होगा 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 आएगा। 12 आएगा, फिर पहले 4√3 को करेंगे, 4√3 इक्वल टू 3। अंडर रूट को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यानी 3 टू द पावर 1/4 इंटू 3/3। सॉल्व कर लिया होगा आप सभी लोगों ने, मैं आंसर आपको बताती हूँ वरना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए। अवरोही क्रम क्या होगा, सबसे बड़ा होगा 4√3, उसके बाद 6√5, उसके बाद 3√2। जिसका भी ऑप्शन ए आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। ओह, कब ख़त्म होगा मैथ्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120, 447.75 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 4.99। सॉल्व करिए। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको मालूम होगा कि बॉड मास थ्योरम आप यूज़ करेंगे। पहले आप इसको डिवाइड करेंगे, देन जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए, पहले डिवाइड करिए फिर मल्टीप्लाई करिए। सभी लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा, सो राइट आंसर होगा 80। ऑप्शन ए 80 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी अकेला 30 दिनों में। यदि वो दोनों एक साथ अगर काम शुरू करें तो आधा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। आधा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। m1d1 अपॉन w1 इंटू m2d2 अपॉन w2 करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करिए। आंसर आएगा आपका 6 दिनों में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जिसका भी ऑप्शन डी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 प्लस √1 प्लस 27 अपॉन 169 इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 13, देन x इक्वल्स, x किसके बराबर है, x किसके बराबर है। सॉल्व करिए। आंसर आएगा आपका 1। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या आपके पास रेडियस एरिया आपका 4 दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल वाले वर्ग की विकर्ण क्या होगी। द एरिया ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 4 इज। आंसर होगा 8 पाई। 8 पाई इज द राइट आंसर। जिसका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को 100 सेकंड और 60 सेकंड में 100 सेकंड और 60 सेकंड में क्या करती है, पार करती है।
रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? सॉल्व करिए और अपना अपना आंसर करिए आप सभी। सही जवाब होगा 125 मीटर। 125 मीटर, जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √7 = 2.646 है तो दशमलव के 3 स्थानों तक 1/√28 का मान क्या होगा? 1/√28 अब 3 प्लेस ऑफ डेसिमल इज। ये तो काफ़ी सिंपल है, अंडर रूट की वैल्यू आपके पास दी हुई है 2.646, तो बस 1/√28 = 1/2√7 इंटू, इसी तरीके से अगर अंडर रूट नीचे 7 से आप करते हैं तो इसको भी उसी से करेंगे, √7/√7। इसको सॉल्व किया, सभी ने आंसर कर दिया होगा। सही जवाब होगा 0.189, जिसका भी ऑप्शन सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए हैं, 10% सड़ गए हैं, शेष में से 80% क्या है? वो पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास कितने 36 अंडे बच गए हैं, तो बताइए कि हाउ मैनी एग्स ही बॉट, कितने अंडे खरीदे थे उसने? सॉल्व करिए। आंसर आएगा आपका 200, जिसका भी 200 आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण में 15 डिग्री की कमी करने पर उनके कोणों का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3:5 हो जाता है। तो द रेडियन मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल इज, बताइए सबसे बड़े कोण का रेडियन में माप कितना होगा उस त्रिभुज का? सॉल्व करते रहिए आप लोग। आंसर आएगा आपका 11π/24। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसका भी आंसर आ रहा है एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 37 है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 37 और उनके वर्गों का अंतर कितना है? 185 है। तो दो संख्याओं का अंतर क्या होगा? देन द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज, आंसर होगा 5, जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 5 होगा। संख्याओं का अंतर कितना होगा? 5 होगा। नेक्स्ट, एक संख्या है जिसे एक ही अंक 6 बार 6 टाइम्स लिख करके बनाया जाता है, क्या? 111, 111, 444, 444 एसेट्रा। ये अंक सदा विभाज्य होता है। सच नंबर इज ऑलवेज डिवाइजिबल बाय, किससे विभाजित होगा? सॉल्व करिए। 111 का आप 7 से कर देंगे डिवाइड, तो आपका 15,873 आएगा। 7 से करिए, क्योंकि क्या बोल रहा है, ये 6 बार काटती है, 6 बार लिख करके बनाया जाता है और ये अंक सदा विभाज्य होता है। सॉल्व करिए आप लोग। कोई भी अगर संख्या एक ही अंक को 6 बार अगर लिख करके बनाई जाती है तो वो संख्या कौन कौन सी होगी? 7, 11 और 13, ये तीनों से विभाज्य होगी। 7, 11 और 13 ये तीनों से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे आप आंसर देखेंगे कि 7, 11 और इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सॉल्व करें। ऑप्शन से आप काट करके देखिए, अगर तीनों से कट रहा है ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि 4 + 3√3/7 √7 + 4 √3 = a + √b, तो b - a क्या होगा? सॉल्व करिए। b - a की वैल्यू निकालिए। चलिए टाइम अप। आंसर आएगा आपका 13। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिसका भी ऑप्शन सी 13 आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम, दो धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और एलसीएम कितने कितने दिए हुए हैं? 2,
और 84 रिस्पेक्टिवली। तो द सम ऑफ द नंबर्स आर, संख्याओं का जोड़ बताइए कितना होगा। सॉल्व करिए। आंसर आना चाहिए आपका 26। जिसका भी आंसर 26 आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अब जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 - 1/3, दूसरे ब्रैकेट में 2 - 3/5, नेक्स्ट ब्रैकेट 2 - 5/7, 2 - 997/999 is। इसका मान क्या होगा? ये देखने में सिर्फ बड़ा लग रहा है आपको, बहुत ही इसका शॉर्ट ट्रिक है सॉल्व करने का। सॉल्व करिए फटाफट। मैथ्स के ट्रिक के क्वेश्चंस मुझे आपके पास पहले ही ले आना चाहिए था। चलिए सॉल्व कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन बी, 1001/3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 दिया हुआ है। तो यदि परिधि इफ द सर्कमफ्रेंस बी 4/7 मीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज। सॉल्व करिए इसको। टाइम अप। आंसर होगा 1/4 मीटर। ऑप्शन बी 1/4 मीटर, जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं। 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, देयर एवरेज इज। औसत इसका बताइए, एवरेज कितना होगा? ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन देख के आंसर कर लिए होंगे। 5A + 20/5 करेंगे आप, तो A + 4 आंसर आएगा आपका। A + 4, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब आते हैं हम लोग मिश्रण वाले क्वेश्चन पे। ये आपके मिश्रण का क्वेश्चन है। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। ठीक है। इसका कुछ भाग वो 8% लाभ पर और शेष जो है वो 18% लाभ पे बेच देता है। तो उसको टोटल 40% क्या होता है? 14% लाभ होता है। तो बताइए कि द क्वांटिटी सोल्ड एट 8% प्रॉफिट इज। 8% लाभ पर बेचेगी, कितने मात्रा में उसने बेचा? बताइए, क्वांटिटी बतानी है आपको। सॉल्व करिए इसको। 14%। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? 18% है आपका। देन ये 8% है। आप लोग सॉल्व करते रहिए। 18 - 14 करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, और 14 - 8 करेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। ठीक है। 4:6, 2:3। तो यदि 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा आपका 1000 × 2/2 + 3 होगा, यानी 1000 × 2/5। सॉल्व कर लिया आप सभी लोगों ने। 200 2 400 किलोग्राम होगा। कितना होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 400 किलोग्राम मात्रा में उसने 8% लाभ पर बेचा। जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x = y = z, तो x + y + z का होल स्क्वायर अपॉन x² + y² + z², ये तो फॉर्मूला है आपका a + b² a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है। सॉल्व करिए। ये x² + y² + z² कैंसिल हो जाएगा। टाइम अप। आंसर आएगा ऑप्शन ए, 3 इज़ द राइट आंसर। जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंब बेलन की आधार त्रिज्या और वक्र सतह क्षेत्रफल क्रमशः आपका r यूनिट और 4πr/h वर्ग यूनिट है। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन भी इसी तरीके के देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं क्वेश्चन की नंबरिंग वही हो, बट इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैटर्न यही होता है, तरीका यही होता है। मेथड आपका अपना अपना होगा। आप कोई लॉन्ग प्रोसेस यूज़ करता है, कोई शॉर्ट प्रोसेस यूज़ करता है। जो शॉर्ट प्रोसेस यूज़ करता है वो सेलेक्टेड पर्सन होता है, जो लॉन्ग प्रोसेस होता है वो एक क्वेश्चन पे ही फंसा होता है, लाइक मी। तो ठीक है, सॉल्व कर लिया आप सभी लोगों ने। आंसर आपका आएगा 2 यूनिट। कितना? 2h यूनिट। ठीक है, 2h यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है थ्री अंडर रूट 147 माइनस 7/3 अंडर रूट 1/3 माइनस अंडर रूट 1/27, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सॉल्व करिए। आंसर होगा ऑप्शन सी 181 अंडर रूट 3/9, जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% और 10% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के समतुल्य है? बताइए। 100 माइनस 100 करके करेंगे इंटू 100, अरे इस तरीके से x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होगा। चले 100 माइनस 100 करेंगे इंटू 80/100 माइनस 90/100। सॉल्व करिए इसको। 100 में से 72 माइनस करेंगे कितना होगा? 128। आंसर आएगा आपका 28%, जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंडर रूट वाई इक्वल टू 4x दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की क्या होगा? आंसर करिए। राइट आंसर होगा 1/16, जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, सॉरी, एक मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात 3:1 दिया हुआ है, तो इस मिश्रण में चाशनी की प्रतिशतता कितनी होगी? द परसेंटेज ऑफ सीरम इन दिस मिक्सचर इज। आंसर आना चाहिए आपका 75%, जिसका भी 75% आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। चाशनी और पानी का कितना दिया हुआ है अनुपात? 3:1 दिया हुआ है, तो चाशनी की प्रतिशतता आप निकालेंगे, यानी 3/4 इंटू 100 कितना? 75। सॉल्व करेंगे आप इसको, कितना आएगा? 75%। सो राइट आंसर इज 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या x 7 से विभाज्य है, x इज डिविजिबल बाई 7। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 3 रहता है। तो बताइए कि लिस्ट वैल्यू ऑफ x इज, x का न्यूनतम मान कितना होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी 147। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फाइनली मैथ्स खत्म हुआ आपका। पुस्तपालन तथा लेखाकर्म की प्रणाली है। पुस्तपालन और लेखाक्रम की प्रणाली, 4 प्रणालियाँ होती है आपकी इसमें, ठीक है। इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग होता है, कैश सिस्टम होता है दूसरा, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग होता है और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी, 4 प्रणाली होती है, 4 सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन, पुस्तपालन का अर्थ बताइए। पुस्तपालन वो कला होती है, वो विज्ञान होता है जिसमें कि व्यवसायिक लेन देन और इससे रिलेटेड जो वित्तीय प्रकृति होती है उसके अन्य लेन देन का लेखा कुछ निश्चित बुक में निश्चित सिस्टम के अनुसार, जो किसी भी सिद्धांत के अनुसार किया जाता है, ताकि व्यवसाय से रिलेटेड सूचना किसी भी समय प्राप्त की जा सके। कुछ समझ में आ रहा है आपको ऑप्शन देख करके? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, व्यापारिक सौदे का हिसाब पुस्तकों में रखना, ठीक है। पुस्तपालन का अर्थ होता है व्यापारिक सौदे का हिसाब पुस्तकों में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तपालन अनिवार्य है किस लिए? पुस्तपालन अनिवार्य है कंपनी व्यवसाय के लिए, सिर्फ कंपनी व्यवसाय के लिए पुस्तपालन अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं बताते चलिए आप सभी, बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम है आपका ये। दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? सभी को मालूम होगा, इटली में हुई थी। नेक्स्ट, दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किस वर्ष किया गया था इसका प्रयोग? ये आपका कब किया गया था बताइए? 1494 में, ठीक है, 1494 में।
दोहरा लेखा पद्धति जो है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित और सर्वमान्य या लोकप्रिय कह सकते हैं, ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसका आविष्कार का श्रेय जाता है इटली में। इटली के कौन? ल्यूकस पैसियोली। अगर आप लोगों ने अकाउंटेंसी जो मैं ईपीएफओ के टाइम पढ़ा रही थी, अगर आप लोगों ने उसको देखा होगा तो मालूम होगा, ल्यूकस पैसियोली हैं जिन्होंने 1494 में इस विषय पर अपनी डी कंप्यूटेड स्क्रिप्ट्स प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत समस्त खातों को विभाजित किया जाता है। किसमें किया जाता है? 2 खातों में। नेक्स्ट, रोकड़ पुस्तक है, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक तथा खाता बही दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक अंकेक्षण का विशिष्ट कर्तव्य नहीं है? आंतरिक अंकेक्षण का मतलब क्या होता है? ऐसा अंकेक्षण जिसके अंतर्गत लेखा पुस्तकों की क्या की जाती है? जांच संस्था के कर्मचारी से कराई जाती है। आंसर होगा आपका अनुसंधान करना, और अनुसंधान करना अपनी ओर से अनुसंधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, अंकेक्षण में तृतीय पक्ष पुष्टि से क्या तात्पर्य है? बताइए। अंकेक्षण में तृतीय पक्ष पुष्टि से क्या तात्पर्य है? देनदार और लेनदार के जो शेष की पुष्टि होती है वो अंकेक्षण में तृतीय पक्ष की पुष्टि करता है। ठीक है, विविध देनदारों तथा लेनदारों के शेष की पुष्टि। नेक्स्ट, नेशंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है? ये NICL, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में। स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर, पूछा जा सकता है 6 दिसंबर 1966 को। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1972 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसका? NICL, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। किस में लागू नहीं होता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत? जीवन बीमा में लागू नहीं होता है। अग्नि बीमा में होता है, समुद्री बीमा में होता है, चोरी बीमा में भी होता है, लेकिन जीवन बीमा में नहीं होता है। ठीक है, क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत है वो जीवन बीमा या फिर आप व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जो है उस पर लागू नहीं होता है। इस तरह का बीमा सिर्फ आर्थिक हानि के विरुद्ध सुरक्षा का साधन होता है, जिसे कि लाभ प्राप्ति का साधन नहीं बनाया जा सकता है। PIN यानी पिन का फुल फॉर्म पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। नेक्स्ट, RTGS का फुल फॉर्म बताइए। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट, इनमें से कौन स्थायी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है? स्थायी संपत्ति की श्रेणी में क्या होती है? स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति जो स्थायी प्रकृति की होती है, इसमें उत्पादन साधन है, व्यवसाय के संचालन का उद्देश्य से इसको खरीदा जाता है। कौन कौन सी? जैसे कि मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, भवन हो गया, सारे क्या हैं? स्थायी संपत्ति है। राइट आंसर होगा ख्याति। ठीक है, ख्याति। नेक्स्ट, लाभ हानि खाते का आधिक्य प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है लाभ हानि खाते का? लाभ हानि खाता शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि किसी भी निश्चित व्यापारी काल को ज्ञात किया जाता है। आंसर होगा आपका शुद्ध लाभ। ठीक है, जिसका भी आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है। आज इनकम टैक्स के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कल थोड़ी सी बिजी थी मैं, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे अर्जेंटली जाना था। सो आज ज़रूर से आपको मिलेगा। आज आपको कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलते रहेंगे UPPCL असिस्टेड अकाउंटेंट के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट जिस हिसाब से आपका, अगर मैं दिन भर भी क्लास दूँ तो वो भी कम पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है कर निर्धारण वर्ष? 1 अप्रैल से। नेक्स्ट, अनुपात विश्लेषण के जन्मदाता कौन है? बार्टली बॉय हैं। कौन है? बार्टली बॉय हैं। ठीक है, कर निर्धारण वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। अनुपात विश्लेषण की पद्धति लागू हुई थी कब? 1909 में। कब लागू हुई थी? 1909 में लागू हुई थी। नेक्स्ट, व्यक्तियों का समुदाय सम्मिलित है। आंसर करते रहे आप सभी। व्यक्ति में तलपट बनाने की विधियां हैं। तलपट बनाने की विधि कौन कौन सी होती है? किस किस द्वारा किया जाता है? खातों के योग के द्वारा, खाते के शेष के द्वारा। दोनों विधियों के सम्मिलित रूप से किया जाता है। समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि के द्वारा किया जाता है ना। तो ये सारे 4 होते हैं। आंसर होगा आपका योग विधि भी है, शेष विधि भी है, योग और शेष विधि, इनमें से सब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तलपट द्वारा कौन सी त्रुटि ढूंढी जाती है? तलपट के द्वारा कौन सी त्रुटि ढूंढी जाती है? खाता बही में गलत राशि की खतौनी। नेक्स्ट, दोहरा लेखा प्रणाली के प्रतिपादक का नाम क्या था? पॉज करिए, आंसर करिए। ल्यूकस पैसियोली। नेक्स्ट, जिस पुस्तक में सभी खातों के वर्गीकरण का संग्रह किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे खाता बही कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्रय पुस्तक में लेखा होता है। फटाफट आंसर करें। क्रय पुस्तक में लेखा होता है केवल माल का उधार क्रय का, माल के उधार क्रय का लेखा होता है। अगला क्वेश्चन है, तलपट एक प्रमाण है कि, तलपट एक प्रमाण है कि पुस्तकें गणितीय रूप में ठीक लिखी गई हैं। ठीक है। तलपट का क्या होता है? परीक्षा सूची में, यानी एक प्रपत्र होता है जिसके अंतर्गत खातों से रिलेटेड जो शेष है उसके आधार पर इस बात का परीक्षण किया जाता है कि खाते बही में खाता जो है वो किस दृष्टि से ठीक से लिखे गए हों या नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण है। बैंक समाधान विवरण क्या है? ग्राहक द्वारा तैयार किया गया विवरण। बैंक समाधान विवरण ग्राहक के द्वारा तैयार किया गया एक विवरण होता है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? रोकड़ बही के बाकी और पास के बुक के बाकी में पास पाए गए जो कारण है उसको दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है? दोहरा लेखा प्रणाली का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? बैंक समाधान विवरण ये दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं होता है। रोकड़ बही, तलपट, जनरल, ये सारे जो दोहरा लेखा सिस्टम का भाग होता है। लेकिन आप जो ये देख रहे हैं बैंक समाधान विवरण, ये एक सिर्फ केवल ये मात्र विवरण होता है जो कि दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं होता है। इसमें केवल बैंक के शेष और पासबुक के शेष आय कारणों को दर्शाया जाता है। अगला, व्यापार खाते का शेष दर्शाता है किसको? व्यापार खाते का शेष कुल लाभ या हानि का शेष को दर्शाता है ना, कुल लाभ अथवा हानि का। नेक्स्ट, व्यक्तिगत खातों के शेष दर्शाए जाते हैं। व्यक्तिगत खाते का शेष किस में दर्शाया जाता है? केवल चिट्ठे में, केवल चिट्ठे में दर्शाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट जो है वो व्यापार और लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, कॉपीराइट के अधिकार शुल्क की राशि निर्धारण का आधार है कुल विक्रय, जिसका भी आंसर आ रहा है कुल विक्रय, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, बिजली पूर्ति अधिनियम 1948 के अंतर्गत हरास लगाने की स्वीकृति विधियां हैं। क्वेश्चन अगर 200 है तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू रहें, बिल्कुल अपना अपना आंसर करते रहे क्योंकि आपका एग्ज़ाम ही चल रहा है। एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम देंगे तो इसको ही प्रैक्टिस बोलते हैं और जिसने प्रैक्टिस किया, बस प्रैक्टिस ही एग्जामिनेशन को क्रैक करने का एकमात्र साधन होता है। ठीक है, चलिए, बिजली पूर्ति अधिनियम 1948 के अंतर्गत हरास लगाने की स्वीकृति विधियाँ कितनी हैं? 2 हैं। कौन कौन सी बताया था कल मैंने अकाउंटेंसी पढ़ाया था। तो समान विधि और दूसरे विधि के अंतर्गत क्या करते हैं? हरास का लेखा करने की विशेष विधि होती है। अगला क्वेश्चन, राजकीय लेखांकन का मूल आधार है। राजकीय लेखांकन का मूल आधार क्या है? एक प्रविष्टि रोकड़ आधार। ठीक है, एक प्रविष्टि रोकड़ आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया और बैंकक्रप्ट भारतीय अधिनियम के अनुसार क्या है? भारतीय अधिनियम के अनुसार ये दोनों ही, इंसॉल्वेंट और बैंकक्रप्ट, एक ही होता है। दोनों क्या होते हैं? एक ही होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, एक बजट जो अनुमानित लाभ हानि खाते और सभी क्रियात्मक बजटों का सारांश प्रदान करता है, ये किसके रूप में जाना जाता है? बताइए, पूंजी बजट, विक्रय बजट, मास्टर बजट या लोचपूर्ण बजट? आंसर होगा मास्टर बजट। ठीक है, वैसे टेस्ट चल रहा है तो एक्सप्लेनेशन बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, फटाफट कंप्लीट किया जाए इसको। किसी व्यापार द्वारा अर्जित प्रयुक्त संपत्ति की प्रवर्तनीय या व्यापारिक क्षमता के पुनर्स्थापन के संबंध में पूर्व अवस्था में लाने या फिर पुनः ठीक करने के लिए वहन किया गया व्यय क्या है? वहन किया गया व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय का मतलब क्या? ऐसे व्यय से है जो कि स्थायी उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, जिनसे एक से अधिक लेखा वर्षों तक आय क्या करते हैं? आय सृजन में सहायता मिलती है। ठीक है, कौन कौन सा, इनमें कौन कौन शामिल होते हैं? पूंजी व्यय। आंसर होगा आपका पूंजी व्यय। पूंजी व्यय में आपकी भूमि और मकान, पुरानी संपत्ति के कार्य योग बनाने के लिए किए गए जो व्यय होते हैं वो सारे पूंजीगत व्यय होता है। फर्नीचर, मशीन का क्रय सारे पूंजीगत व्यय में आएंगे। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ख्याति सारे ही क्या होंगे? पूंजीगत व्यय में आते हैं। इसके साथ ही स्थायी संपत्ति की स्थापना का व्यय भी पूंजीगत व्यय में आता है। तो अगर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, तलपट किस उद्देश्य से बनाया जाता है? तलपट लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए तलपट बनाया जाता है। नेक्स्ट, यदि विक्रय आपका 6,000 रुपये है, सकल लाभ लागत का 1/3 है, क्रय 4,900 रुपीज़ है और अंतिम रहतियाँ 900 रुपये है, तो प्रारंभिक रहतियाँ बताइए। अभी कल ही एक इक्वेशन की PDF मैंने आपसे टेलीग्राम में शेयर किया था। ये सारे इक्वेशन वाले क्वेश्चन जो हैं आप उसी इक्वेशन को तैयार करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने कल उसको देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि लागत इक्वल टू होता है क्रय प्लस प्रारंभिक रहतिया माइनस अंतिम रहतिया। ठीक है, क्रय प्लस प्रारंभिक रहतियाँ माइनस अंतिम रहतियाँ। तो बस वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए। और आपसे लागत पूछा है तो लागत का इक्वेशन क्या होता है? लागत प्लस लाभ इक्वल टू विक्रय होता है। वैल्यू पुट करिए, आंसर आएगा आपका 500 रुपये। कितना आएगा? 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेचे गए माल की लागत 1,88,800 रुपये है और बिक्री पर सकल लाभ की दर 20% हो तो बिक्री की रकम कितनी होगी? बिक्री की रकम निकालनी है। सबसे पहले तो आप प्रॉफिट निकालिए, लाभ निकालिए। उसके बाद लाभ प्लस लागत इक्वल टू बिक्री होता है, तो बस बिक्री को निकालिए। लाभ को लागत से प्लस कर दीजिए, इक्वल टू बिक्री निकल आएगा। सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए आपका 2,36,000। जिसका भी आंसर आ रहा है ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, मूल्यह्रास की किस विधि से परिसंपत्ति अकाउंट ब्याज के साथ डेबिट किया जाता है? बताइए। एसेट अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड में होता है, उसके बाद टू इंटरेस्ट अकाउंट होती है, यानी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रीप्लेट। आंसर होगा आपका वार्षिक वृद्धि। क्या होगा? वार्षिक वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भवन जिसकी लागत आपका 12 लाख रुपए है, उसका अनुमानित अवशिष्ट मूल्य यानी रेसिडुअल वैल्यू नहीं है और उसका अनुमानित जीवन काल कितना है? 120 वर्ष है। तो 90 साल के अंत में संचित मूल्यह्रास की रकम क्या होती है? सॉल्व करिए। भवन पर हर वर्ष ह्रास की राशि कितना है? 12 लाख है आपका। 12 लाख और कितना दिया हुआ है? उसका अनुमानित जीवन काल अपॉन 120 करिए, सॉल्व करिए, कितना आएगा? 10,000 आएगा। अब 90 साल में, 90 साल के अंत में कुल ह्रास की राशि कितना हो जाएगा? 90 इंटू 10,000 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 9 लाख हो जाएगा। तो 90 साल के अंत में कितना हुआ? आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यह्रास कोष विधि के अंतर्गत ह्रास कोष खाते का शेष हस्तांतरित कर दिया जाता है। किस खाते में किया जाता है? डिप्रिशिएशन फंड अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपका सही जवाब होगा क्या? सामान्य अनुरक्षित खाता संचित
मूल्यह्रास कोष विधि में ह्रास कोष का शेष जो लाभ हानि खाता होता है या फिर सामान्य अनुरक्षित खाता में इसको हस्तांतरित किया जाता है। नेक्स्ट, फीफो और लीफो मूल्यांकन विधि है। फीफो और लीफो का मूल्यांकन विधि बताइए। फीफो यानी क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आना पहले जाना, बाद में आना पहले जाना। तो बताइए क्या होगा? निर्गमित सामग्रियों की, निर्गमित सामग्रियों की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 184, इनमें से कौन सा निर्माणी उद्योग नहीं है? इनमें से कौन सा निर्माणी उद्योग नहीं है? फलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन निर्माणी उद्योग नहीं है। स्टील का उत्पादन है, चीनी मिल है, आटा मिल है, लेकिन फलों का उत्पादन निर्माणी नहीं है। ठीक है, ये आपके आप में कपड़ा से कपड़ा, कच्चे लोहे से इस्पात, गन्ने की चीनी, बांस से कागज़, गेहूं से आटे, धातु स्टील बनाना, ये सारे निर्माणी उद्योग में आते हैं। और फलों का जो उत्पादन है ये आपका निर्माणी उद्योग नहीं है। इसका निष्कर्षण किया जाता है, इसको निष्कर्षण उद्योग में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मदों की वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है? आय कहलाती है। नेक्स्ट, एक व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है जब, एक व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है जब वो भविष्य में लाभ के लिए किया जाता है, भविष्य में लाभ के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन कार्ड इनमें से किस प्रकार के लोगों के लिए आवश्यक है? पैन कार्ड किसके लिए आवश्यक है? पैन कार्ड व्यक्ति का एक स्थायी खाता संख्या होता है जिसको कि भारत सरकार के द्वारा निर्गमित किया जाता है। तो आपका आंसर आएगा, एक वो व्यक्ति जो करदाता है जिनकी आय 5 लाख रुपए से अधिक है। एक व्यक्ति धारा 139(4)(a) के अंतर्गत अपनी कर विवरणी दाखिल करना चाहता है। तो सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मूल्यों में वृद्धि हो रही हो स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किस विधि से किया जाना चाहिए स्टॉक का मूल्यांकन? बाद में आना पहले जाना विधि से। ठीक है, बाद में आना पहले जाना विधि से, यानी लीफो। क्या बोलते हैं? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय का उद्देश्य क्या होता है? समन्वय विभिन्न विभागों में आपसी सहयोग को बढ़ाता है, भविष्य में आने वाली बाधा को दूर करता है, आपसी संघर्ष को समाप्त करता है, विलंब को दूर करता है, कर्मचारी में सहयोगपूर्ण भावना को बढ़ाता है। सही जवाब होगा ये सभी। नेक्स्ट, दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है। क्या आशय है दोहरा लेखा प्रणाली से? तो बार बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, प्रत्येक व्यापारी लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास केवल 10 प्रश्न बच गए हैं, आप 190 प्रश्न कर चुके हैं और आपके कितने सारे क्वेश्चन सही होंगे। आई होप मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल सही सही आंसर किया होगा। चलिए, लाभों के पुनर्निवेशन का आशय क्या है? व्यवसाय में आय का पुनर्निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक वाइज भी मैं कवर करा रही हूँ, ये तो बस आपका प्रैक्टिस सेशन है, क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ। किसी समझौते के अभाव में ये माना जाता है कि एक नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपने लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है। किस में प्राप्त करता है? ये त्याग अनुपात में प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर संयुक्त जीवन बीमा से प्राप्त राशि किस रूप से साझेदारों के पूंजी खातों में क्रेडिट होगी? आंसर करिए। जो लोग भी आंसर कर रहे हैं सभी साझेदारों के लाभ हानि बंटन अनुपात में, तो बिल्कुल सही है उनका आंसर। धारा 80DD संबंधित है। 80DD इसमें करदाता पर कोई भी विकलांग आश्रित है तो उसके चिकित्सक के लिए 1 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान किया गया है धारा 80DD के अंतर्गत। इसमें आपके आश्रित में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये बच्चे, ये सब शामिल होते हैं विकलांग आश्रित के जीवन निर्वाह एवं चिकित्सा के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रास की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति की राशि कभी भी घट कर शून्य नहीं होती है? बताइए। ह्रासित शेष विधि में। नेक्स्ट, कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर दर्शाइए।
कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है? कुल लागत और कुल स्थिर लागत में क्या अंतर है? कुल लागत आपका होता है कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत होती है, और कुल परिवर्तनशील लागत कितना होता है? कुल लागत में से अगर आप माइनस कर दें कुल स्थिर लागत को, तो सही जवाब होगा आपका कुल परिवर्तनशील लागत। नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिकों को छूट प्राप्त होती है किस धारा में? किस धारा में इसका प्रावधान किया गया है? धारा, अभी आपने जाना, धारा 65 वर्ष से अधिक आयु के करदाता को धारा 88B में छूट का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति परिभाषित है। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति परिभाषित है धारा 2 के खंड 42A में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 199, लेखा परीक्षक को त्यागपत्र के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है। कंपनी अधिनियम की धारा 224 के खंड 6 के अनुसार, धारा 224 के खंड 6 के अनुसार लेखा परीक्षक के त्यागपत्र के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति केवल वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों के द्वारा की जाती है, केवल। ठीक है, वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों के द्वारा की जाती है। और धारा आपसे पूछा जाए तो 224 के खंड 6। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसको लेखा परीक्षक की रीढ़ समझा जाता है? लेखा परीक्षक की रीढ़ किसको समझा जाता है? प्रमाणन को। अकाउंटेंसी में आपका प्रमाणन को लेखा परीक्षक की रीढ़ समझा जाता है, क्योंकि प्रमाणन के अंतर्गत ही प्रमाणकों के द्वारा लेन देन को प्रमाणित किया जाता है। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन थे। टोटल आपके पार्ट 3 में जो 100 क्वेश्चन अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स से पूछा जाता है, आपका एरिथमेटिक से पूछा जाता है, वो सारे आपके यहाँ पे कवर हो गए। तो ये केवल एक प्रैक्टिस सेट था, और आज आपके दूसरे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। 50 कंप्यूटर क्वेश्चन होंगे और 50 आपके जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। इसके साथ ही आपको इनकम टैक्स के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। आई होप ये सेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। मिलते हैं अगले सेशन में।